नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत कर रही हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि और कविता। यह चैप्टर एमए के सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये केवल एमए में नहीं बल्कि आप बीएड की तैयारी करो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी करो, ये सारी चीजों में यह पूछा जाता है। सो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आज हम कवि और कविता नामक जो चैप्टर है, निबंध है, उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए विदाउट स्किप किए हुए देखें वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को स्किप करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं आज के इस चैप्टर का। कवि और कविता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और यह एक विचारात्मक, इसमें विचारों की बातें दी गई हैं। यह निबंध ही विचारों की है। इसमें लेखक जो है उन्होंने श्रेष्ठ कविता की शर्तों को, क्या होता है श्रेष्ठ कविता, उसके बारे में बताया है। और कविता लिखने वाले कवि की क्या योग्यता होती है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, वे सारे भी बताई गई हैं। श्रेष्ठ कविता वही हो सकती है जिसे सुनते ही सुनने वालों के मुख से अनायास वाह वाह, बहुत खूब आदि शब्द निकल पड़े। ऐसी कविताओं में कवि के हृदय में जो भाव होता है वह सहजता से मुख पर होते हैं। और ऐसी कविताओं में ही अलौकिक शक्ति विद्यमान होती है, जिसके कारण ही सजीवता और जीवंतता दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लेखक द्विवेदी जी साफ बता रहे हैं कि अच्छी कविता जो होती है वह अभ्यास से नहीं आती है। जिसमें कविता करने का स्वाभाविक भाव होता है वही कविता कर सकता है। आपको पता होगा कि ईश्वर द्वारा दिया गया कोई भी हमें शक्ति जो प्राप्त होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका उपयोग हम जब करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े कविता से काम हुए हैं। एक जमाने में भाट चारण अपनी कविताओं के बल पर ही वीरों में वीरता का संचार करते थे। पुराण, रामायण आदि ग्रंथों पर भी कारुणिक प्रसंग कविता द्वारा लिखे गए हैं। जैसे रामचरितमानस में लिखा गया है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरह से बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं जिसे आप पढ़ोगे तो आपको उन पर भक्ति करने का मन करेगा। बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे ऐसे दोहे लिखे गए हैं। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी दोहे लिखे गए हैं। आदिकाल में भाट और चारण होते थे जो कविताएं लिखते थे और उनका काम ही यही होता था, राजा को प्रभावित करना, उन्हें वीरता के लिए उत्साहित करना। अगर कविता नहीं होता तो राजाओं में उत्साह कम होता और इस वजह से युद्ध में थोड़ा असर पड़ता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कविता ने हमारी भूमि के लिए, हमारी जन्मभूमि के लिए लड़ने में हमारी सहायता करी। इसने राजाओं में उत्साह भरा और हमारे राजा लड़ पाए। आपने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा। उन्होंने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उनके इस लड़ाइयों के बारे में हमें चंद्र बरदाई के काव्यों से पता चलता है। उनके दोहों में उनकी वीरता झलकती है। तो इस प्रकार यह इतिहास को भी समेटे हुए है। कविता का इतना महत्व है, आप इससे इतिहास जान सकते हैं, इससे भक्ति काल को भी जान सकते हैं। तो कविता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कविता की महत्ता यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं और यह हमारे साहित्य को नहीं, हमारी संस्कृति को भी बचाने में मदद करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर यह स्पष्ट कहते हैं, वे कहते हैं यह बात सिद्ध समझी गई है कि अच्छी कविता अभ्यास से नहीं आती। जिसमें कविता करने का स्वाभाविक मादा होता है वही कविता कर सकता है। यहाँ पर कवि स्पष्ट बता रहे हैं कि केवल अभ्यास से कविता नहीं अच्छी लिखी जा सकती। जिसमें स्वाभाविक गुण होता है वही कविता लिख पाता है। हठ पूर्वक यानी कि बल प्रयोग करके आप बना बना कर लिखने का प्रयास करो भी, कह लो कि अगर जबरदस्ती आप लिखने का प्रयास करोगे तो वह अच्छा नहीं होगा, तो वह कविता हृदयग्राही नहीं होता। यानी कि मन में लोगों को विश्वास और सजीवता उसमें दिखाई ही नहीं पड़ती। कविता निष्प्राण होकर ही रह जाता है। अगर कविता में शब्दों का जाल बनाकर, अनुप्रास का प्रयोग करके, मुहावरों का, छंदों का प्रयोग करके आप इसे लयबद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह उसमें कविता करने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। कवि ही जो कविता करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाता है और हृदय का उद्गार व्यक्त करता है, वही सच्ची कविता को अभिव्यक्ति करता है। आचार्य श्याम सुंदर दास भी इसके बारे में कहते हैं, जिस प्रकार चंचल समीर जल राशि पर स्वतः अपना चित्र अंकित कर देता है, अथवा जैसे सूर्य की किरणें शिलाखंडों पर आप ही अपना शीतोष्ण गुण समाहित कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के दिमाग से जीव जगत का चित्र अपने आप ही अंकित हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सारे पवन सूर्य अपना अपना काम करता है अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार, उसी तरह दिमाग भी जो है मनुष्य का, उसमें विशेष गुण होता है कविता लिखने का, और वही लिख सकता है जिसमें विशेष गुण, प्राकृतिक गुण व्यक्ति के अंदर हो, मनुष्य के अंदर हो। उसकी मस्तिष्क स्वयं ही कविताएं रचना करती है। आगे महावीर जी कहते हैं, कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर आघात होता है। विकृत यानी कि खराब कविता जिसमें आलोचनाएं होती हैं,
जिसमें बुराइयां होती हैं। ऐसी कविता साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देती है, बल्कि साहित्य को नष्ट करने में योगदान देती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कविता जो है साहित्य में, किसी भी साहित्य में कविता बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है और लोकप्रिय विधा होती है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बातों को भी छोटे शब्दों में व्यक्त करने की ताकत होती है। और दूसरा यह है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, और कविता विधा के माध्यम से, यह एक विधा है, एक प्रकार है साहित्य में, तो यह एक माध्यम हो सकता है साहित्य को बढ़ाने में, समृद्ध करने में, न कि उसे और नष्ट करने में। इसीलिए कहा गया है कि वर्तमान युग में जिस प्रकार की कविताएं रची गई हैं, वह साहित्य में विकृतता ला रही है, यानी कि उसे नष्ट करने का काम कर रही है। मानव को बढ़ाने का काम नहीं, बल्कि मानव को दिग्भ्रमित करने का, यानी कि मनुष्य को भटकाने का काम कर रही है। कवि का धर्म भी सच्ची तस्वीरें खींचते हुए मानव समाज के बीच सद्भाव और नैतिकता का बोध कराना होता है। लेकिन आजकल के निबंधकार और रचनाकार जो हैं, वह इससे विपरीत कार्य करते हैं। कविता का स्वरूप इसीलिए बिगड़ चुका है, और महावीर जी यह संकेत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि कविता का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। साहित्य का स्तर इससे नीचे गिरेगा और समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वे कहते भी हैं कि स्वस्थ साहित्य है वही स्वस्थ समाज है। महावीर जी यहाँ पर अंग्रेज कवि गोल्डस्मिथ का उदाहरण देकर उनकी बातों को लेकर कवि और कविता का उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ गोल्डस्मिथ कहते हैं, कविते यह बेकदरी का जमाना है, लोगों के चित्त को तेरी तरफ खींचना तो दूर रहा, उल्टे सब कहीं तेरी निंदा होती है। तेरी बदौलत सभा और जलसों में मुझे लज्जित होना पड़ता है, पर जब मैं अकेला रहता हूँ तब तुझ पर मैं घमंड करता हूँ। याद रख, तेरी उत्पत्ति स्वाभाविक है। जो लोग प्राकृतिक बल पर भरोसा रखते हैं वे निर्धन होकर भी आनंद से रह सकते हैं। हर प्रकार के अप्राकृतिक बल पर किया गया गर्व कुछ दिन बाद जरूर चूर्ण हो जाता है। निबंधकार ने कविता के प्रति आधुनिक लोग, यानी कि आज के जो लोग हैं, वह कविता के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं है, उनमें रुझान नहीं है कविता को लेकर, और इसी बात को निबंधकार आंकते हुए कविता की दशा पर तरस खा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जो भी हम कविताएं लिखते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते, कविता की गहराइयों को समझ नहीं पाते, जिसके कारण उन्हें, लोगों को यह कविता जो है निरर्थक लगती है, अनुपयोगी लगता है, और इस वजह से वे कविता का अनादर करते हैं। आज के लोगों के लिए सुख समृद्धि, भौतिकता, ये सारी चीजें लोगों को आकर्षित करती है, न कि कविताएं और उनकी सूक्ष्मता। इसीलिए कहा गया है कि कविता आज उनकी समझ से, लोगों की समझ से बाहर चली जा रही है। गोल्डस्मिथ कविता की गरिमा को बताते हुए कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनी और सुखी व्यक्ति वही है जो प्राकृतिक रूप से अपनी कविताओं को रचता है, उसे दुख कहीं से अपनी चपेट में नहीं ला सकता। गोल्डस्मिथ का यह भी कहना है कि कविता के लिए उन्हें सभा और समाजों जलसों में लज्जित होना पड़ता है। लोगों को कविताओं से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती और लोग इस पे रुझान नहीं दिखाते हैं, इस वजह से इन्हें लज्जित होना पड़ता है। लेकिन जब कवि अकेले रहते हैं तो उन्हें अपनी कविता पर गर्व होता है कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति से कितनी अच्छी कविताएं लिखी हैं। नासमझ दुनिया पर कवि यहाँ तरस खाते हैं, और यही नहीं, समाज की दशा को देखकर स्वयं को उनसे भिन्न अनुभव करते हैं, स्वयं को अलग मानते हैं उनसे। आगे महावीर जी कह रहे हैं, कविता में उसे बात ऐसी न कहनी चाहिए जो दुनिया में न होती हो। जो बातें हमेशा हुआ करती हैं अथवा उन बातों का होना असंभव है, वही स्वाभाविक है। यहाँ कह रहे हैं कि कविता जो है ऐसे लिखनी चाहिए कवि को जो स्वाभाविक है, जो रियल में हो रहा है, जो असलियत है। दुनिया में और समाज में चल रही हैं बातें, वे सारी चीजों को ही धरातल पर और कविता में लानी चाहिए, न कि ऐसी चीजों को जो हो ही नहीं सकता, कल्पना से भी परे हो। ऐसी बातों को कविता में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर कविता में कल्पना को ही डाल दिया जाए तो लोग उसे विषय मान ही नहीं सकते, केवल आश्चर्य उस पर करेंगे तो वह विषय आश्चर्य का हो जाता है, लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसलिए कविता में स्वाभाविकता होनी चाहिए, जो है रियल में वही बातें बतानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर धूमिल और निराला जी की रचनाएं आप जान लीजिए। इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो युग युगांतर तक याद रहेंगी, अमर रहेंगी। धूमिल और निराला जी की रचना, निराला जी ने लिखा है सरोज स्मृति। यह कविता उन्हीं की बेटी पर आधारित है, तो ये कविताएं पूर्णतः सत्य पर आधारित होती हैं। आगे महावीर जी कवि की क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके विषय में भी कहते हैं। वे कहते हैं जो कवि है उसमें स्वाभाविक जोश होता है, वर्ण वस्तु को देखकर अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से वह उस पर कविता करने के लिए विवश सा हो जाता है। इस कवि और कविता नामक निबंध में लेखक कहते हैं कवि में जोश होना चाहिए, किसी घटना या दृश्य को देखकर उसे गहरी संवेदना होनी चाहिए, उसमें फीलिंग होनी चाहिए, और उसके फलस्वरूप ही वह उत्तेजित होकर अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी अंतर वेदनाओं को
सामने प्रकट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप कबीर को ले लीजिए। कबीर जी ने सामाजिक कुरीतियों पर रचनाएं लिखी हैं। समाज के लोगों की क्या मानसिकता है उसके फलस्वरूप ही उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। देखिए, कविता लिखते समय एक बिजली की तरह हृदय में सारी बातें आ जाती हैं और उस बातों को, उस फीलिंग को भाषा के आवरण में, भाषा से लिपट दिया जाता है। कविता का वही स्वरूप धारण हो जाता है। ऐसा लगता है कि धरती के सत्य को कहने के लिए कोई देवता या फिर देवी स्वर्ग से आई हो। ऐसी कलाकृति क्यों न इतना आकर्षक हो, मनमोहक हो और प्रभावशाली हो। कवि जो है स्वभाव से ही संवेदनशील होते हैं, जोश से ओतप्रोत होते हैं। यह अवस्था भी हृदय की मुक्तावस्था में ही आती है। रामचंद्र शुक्ल भी हृदय की मुक्तावस्था ही कविता को बताते हैं। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं कि संवेदनशील और जोश जब कविता में होता है, कवि में होता है, और यही अवस्था जोश से ओतप्रोत होना ही हृदय की मुक्तावस्था है। कविता लिखते समय कवि के अंदर बहुत जोश होता है, उत्साह होता है और उसी उत्साह को कविता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कविता किस प्रकार से और कैसे अपनी बातों को सफल ढंग से व्यक्त कर रहा है, वह तो मात्र एक माध्यम है जिसके कोरे कागज रूपी हृदय पटल पर सत्यवादी अंकित होने लगती है। यह अवस्था ही पवित्र और उच्च संस्कार के व्यक्ति में पाई जाती है। असली कवि में ये सारे संस्कार होते हैं, उसमें जोश होता है, उसमें प्रेरणा होता है, उसमें शक्ति होता है और तब जाकर ही वह एक कविता लिख पाता है। तो इस कवि और कविता नामक निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्पष्ट कहते हैं कि कविता के लिए उचित शब्द स्थापना होनी चाहिए, सादगी, जोश और असलियत होनी चाहिए और इन्हीं गुणों की अनिवार्यता पर कविता हो सकती है, कविता बनाई जा सकती है। तो आज के इस कवि और कविता नामक यह निबंध में यही उद्देश्य था कि कविता किस प्रकार से होनी चाहिए और कवि किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें गुण कैसे होने चाहिए। यह निबंध तो बहुत बड़ा था, लेकिन कवि और कविता नामक शीर्षक को मैंने शॉर्टकट में आपको बताया। आप चैप्टर समझ जाओ और उसके बाद तो आप खुद ही लिख सकते हो। वीडियो क्लास में आपसे एक मैं प्रश्न पूछूंगी, हमेशा पूछती हूँ, तो इसमें भी पूछूंगी। आज का प्रश्न है, आपको बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में। इसका उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं। आप वीडियो को स्किप करके नोट्स भी बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।